मेंटल हेल्थ होती क्या है, इससे कैसे बचा जाए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। हमने दावत दी है फैसल सलीम साहब को, डॉक्टर फैसल सलीम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए करनी चाहिए। अच्छा, मुझे यार ये बताएं कि मेंटल इलनेस जो है ये कितनी कॉमन है? ये बातें आमतौर पे उन मरीज़ों के बारे में की जाती हैं जिनको बहुत शदीद किस्म की अलामात होती हैं, जैसे उनको आवाज़ें सुन रही हैं या चीज़ें नज़र आ रही हैं या वो कुछ अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। जी, कब वो स्टेज आती है कि जहाँ पे लोगों को अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? दिमागी अमराज या नफ्सियाती अमराज वाकई मर्ज़ हैं या ये कोई रूहानी मसले हैं या ये दीन से दूरी की वजह से है। What's the difference? इन दोनों में फ़र्क क्या है? कैसे पता लगेगा किसी बंदे को एंग्जाइटी है या किसी बंदे को डिप्रेशन है? ये हजूम में जाना से अगर कोई बंदा घबराता है या किसी तंग जगह पर जाने से कोई बंदा घबराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक, और आज की जो बैठक है वो है हमारी मेंटल हेल्थ के नाम। यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अब्रॉड से, और जाने अनजाने में वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। या अगर हम स्टूडेंट्स की बात ना भी लें तो आम जिंदगी में लोग जो हैं वो किसी न किसी मोड़ पे मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं उससे दो चार होते हैं। इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मेंटल हेल्थ होती क्या है, इससे कैसे बचा जाए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, हमने दावत दी है फैसल सलीम साहब को, डॉक्टर फैसल सलीम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट हैं पेशे के एतबार से। और चलते हैं फैसल साहब की तरफ, जानते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मुझे दावत देने के लिए, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों के साथ आज मैं इस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बड़ा मेरा तो ये शोबा भी है, मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा पैशन भी है जी, कि इसीलिए ये प्रोफेशन चूज़ किया। तो जो आपका पहला सवाल है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो मेंटल हेल्थ जिस तरह फिजिकल हेल्थ है उस तरह मेंटल हेल्थ भी है। जी, फिजिकल हेल्थ है हमारी जिस्मानी सेहत, मेंटल हेल्थ है हमारी ज़हनी सेहत। ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए या बेहतर करने के लिए करते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए करनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि मेंटल हेल्थ लिंक्ड है फिजिकल हेल्थ से, और फिजिकल हेल्थ लिंक्ड है मेंटल हेल्थ से। तो इट्स अ सर्कल कि अगर एक टाइप ऑफ हेल्थ बेटर है तो अदर बेटर होगी, अगर एक कंप्रोमाइज्ड है तो अदर भी कंप्रोमाइज हो सकती है। इंटरेस्टिंग। ये तो आ गया कि मेंटल हेल्थ क्या है। फिर अगला सवाल आता है कि मेंटल इलनेस क्या है। कि जिस तरह फिजिकल इलनेसेस हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, चेस्ट इन्फेक्शन है, दमा है, 100 तरह की फिजिकल इलनेसेस हैं, इसी तरह मेंटल इलनेसेस भी हैं। ठीक होगा। लेकिन आम तौर पे जो हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी या जो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर फिजिकल इलनेसेस को तो एक्नॉलेज किया जाता है कि अगर एक बंदे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो एवरीबॉडी विल बी वरीड, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, मेडिसिन देंगे उसको और दुआ करेंगे कि ठीक हो जाए। उसे कहेंगे कि आप छुट्टी करो स्कूल से, दफ्तर से, सारे उसकी खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एक बंदा ज़हनी तौर पे परेशान है या उसको उसके जो बिहेवियर में या उसके मिजाज में कोई तब्दीली आ रही है, तो उसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाता कि ये कोई बीमारी है। उसको सबसे पहले यही आता है कि ये आम तौर पे जो हमारे माशरे में कहते हैं कि आपको किस चीज़ की कमी है, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, आप फिर भी सारा टाइम मुंह बना के फिरते रहते हैं या फिर भी सारा टाइम रोते रहते हैं, किस चीज़ की कमी है? कि अच्छा पैसे हैं, अच्छे फैमिली है, तो फिर क्या है इसका? जादू हो गया है, जादू हो गया जिन है, चढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। यही बिल्कुल जो सबसे पहली बात होती है वो यही होती है। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो 80%, 80 भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 85% या 90% जो हमारे लोग हैं उनका पहला रिएक्शन ही ये होता है, यार तुम्हें किसी की नजर लग गई है,
नजर बरहक है, जादुई बरहक है, देयर इज नो थिंग अबाउट इट। लेकिन यही हमारा होता है कि यार तुम्हें कोई जिन चिमड़ गया है, ठीक है ना, कोई साया हो गया, सेब का साया, कोई इस तरह की बातें हो गई हैं। तो मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है बिल्कुल। अब इसके तो जो आपने बात की ना कि जिन चिमड़ गया है या आप पे किसी का साया है, ये बातें आमतौर पे उन मरीजों के बारे में की जाती हैं जिनको बहुत शदीद किस्म की अलामत होती हैं, जैसे उनको आवाजें सुन रही हैं या चीजें नजर आ रही हैं या वो कुछ अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं जी। लेकिन जो जो दूसरी ग्रुप ऑफ इलनेस है, जिस तरह डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उसके अंदर आमतौर पे अलामत उसकी ये होती है कि मूड लो है, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, बज़ाहिरी तौर पे हर चीज ठीक है जिंदगी में, लेकिन फिर भी किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। जो चीजें पहले करते थे खुशी से, अब वो चीजें करते हुए बंदे को मुश्किल लगता है, काम मुतासिर हो रहा है, घरेलू जिंदगी मुतासिर हो रही है। तो इन चीजों पे आम लोगों का ये नहीं होता कि ये जादू हो गया, साया है। तो इस पे आमतौर पे लोग कहते हैं कि आप नाशुक्री कर रहे हैं या जो है दीन से दूरी है, आप नमाज पढ़ें और ये सारी चीजें करें, इससे आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि जिस तरह फिजिकल इलनेसेस को एक्नॉलेज किया जाता है हमारे माशरे में, उस तरीके से मेंटल इलनेसेस को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। दैट्स राइट, ये आपकी बात ठीक है। जैसे मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी को निमोनिया होगा तो जब तक वो एंटीबायोटिक नहीं खाएगा ठीक नहीं होगा। तो डिप्रेशन भी हो गया, ठीक है, तो मतलब खाली नमाज पढ़ने से वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जब रिलीजन को हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर हर आदमी के अपने सोच है, नज़रिए हैं, अपने ख्यालात हैं जो काबिल एहतराम है। लेकिन इसको माजरत करता हूँ अगर मैं किसी के ख्यालात को या जज्बात को ठेस पहुँचाऊँ, तो लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मकसद इस बैठक का यही है कि हम एक जो अल्लाह ताला ने हमें एक इल्म दिया है तो उसको हम बाकी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी का अगर भला होता है तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर तो पहले अगर हम इसका अगर पोस्टमार्टम करें इस सवाल का, तो इसके अंदर तो पहले ये बात आ गई कि जो ज़हन में पहला ख्याल आता है कि आया दिमागी अमराज या नफ्सियाती अमराज वाकई मर्ज हैं या ये कोई रूहानी मसले हैं या ये दीन से दूरी की वजह से हैं। ठीक है। अगर ऐसा है, अगर हम फर्ज करें कि ये सारे मसले बीमारी नहीं है लेकिन दीन से दूरी का है की वजह से है, तो फिर इसका मतलब है कि जिन लोगों को ये मसले होते हैं सिर्फ वही दीन से दूर है, बाकी जिनको दिमागी मसले नहीं हो रहे वो दीन के करीब है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि लोग जो खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो अच्छे भले फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन नहीं है, उनको एंजाइटी नहीं है, उनको आवाजें नहीं सुनती, चीजें नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बहुत एक अच्छी साफ सुथरी जिंदगी गुजारते हैं लोग, सफेद पोश लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ये मसले ज्यादा होते हैं। तो ये बात समझ नहीं आती कि वाकई ये मसले सिर्फ दीन की दूरी की वजह से हैं। ठीक है। तो इसलिए और इसलिए दुआ ज़रूरी है, इसलिए कि जाहिर होता है कि ये मसले एक मर्ज है जी, एक इलनेस है, और इलनेस के लिए हमें मेडिसिन भी लेनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन साथ अल्लाह के नबी ने हमें अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित भी किया कि मेडिसिन भी लेनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। तो इसलिए दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, किसी एक को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये आपकी बात ठीक है। वो जिस तरह एक हदीस है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि पहले आप अपने जो सवारी है उसको बांध लो, फिर आप जाके ना अल्लाह पे तवक्कल करो। और ऑब्वियसली तो जो दुनियावी जो दुनिया हमारे साथ लिंक है वो तो अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ, एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, तो उसको तो हमने फॉलो करना है। हम ये तो नहीं कर सकते कि यार अब ठीक है एक बंदे को बीमारी होगी, उसका कट लगे और हम कहें कि या अल्लाह इसके कट को जोड़ दे। ऑब्वियसली उस कट को आपने जो अल्लाह ताला ने एक दुनिया का निजाम बनाया हुआ है, आपने उस मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसकी स्टिचिंग करवानी है, फिर जाके अल्लाह ताला उसको उसमें जो शिफा है वो डालेंगे इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली शिफा तो अल्लाह की तरफ से है। अगर वो स्टिच कर भी दें फिर भी अल्लाह ताला ने उसको ठीक नहीं करना, वो नहीं करेगा। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता ना कि
वेल अल्लाह गफूर रहीम है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको देखें जाए तो अल्लाह ताला ने हमें यही कहा हुआ है कि आप पहले जाएं और उसकी डॉक्टर को दिखा के उसकी स्टिचिंग करवाएं, फिर मैं आपको शिफा दूंगा। अच्छा, मुझे यार ये बताएं कि मेंटल इलनेस जो है ये कितनी कॉमन है? ओके, सो जो मेंटल इलनेस का जो डाटा कलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो वेस्ट में और ईस्ट में, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर मुख्तलिफ है। ठीक हो गया कि वेस्ट के अंदर क्योंकि एक वेल डेवलप्ड हेल्थ सिस्टम है, यहाँ पे जब भी कोई जो भी इलनेस होती है वो एक जगह पर रजिस्टर होती है, तो साल के एंड में वो सारे डाटा को देख के वो बता देते हैं कि जी इस साल इतने % लोगों को ये बीमारी हुई, इतने % लोगों को ये बीमारी ठीक हो हुई। गया। लेकिन पाकिस्तान और जो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर ये डाटा कलेक्शन का कोई ऐसा कंक्रीट सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से जो इतना रिलायबल डाटा नहीं होता ठीक हो हमारे गया। पास। लेकिन जनरली जो रिसर्च हुई है, जो अगर हम ईस्टर्न ग्लोब की बात करें उसके अंदर चाइना, जापान, इधर काफ़ी एक अच्छा रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है और उनके पास जो डाटा कलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो जो ईस्ट साइड पे जो डाटा कलेक्ट हुआ और जो वेस्ट साइड पे डाटा कलेक्ट हुआ उनके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बड़े आज़म एक मुल्क में है, Got it. ये पूरी जगहों पे है। तो Okay. इसकी जो ओवरऑल जो कितनी कॉमन है, इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो WHO की रिपोर्ट है रीसेंट वन, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 1 in 2, अगर हम 2 लोग बैठे हैं इस कमरे में जी। तो हमारे लाइफ टाइम में हम 2 में से एक बंदे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगा। Is that common? हाँ जी, ये WHO I was gonna say कि आप अभी कहेंगे कि 1 in a 4 या 1 in a नहीं, 5 हो या इस तरह। ये अच्छा। WHO का डाटा है जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अभी जो लोग जिंदा हैं इस दुनिया में उनमें से 50% पॉपुलेशन को उनकी जिंदगी में कभी ना कभी मेंटल हेल्थ किसी का किस्म प्रॉब्लम का। होगा। ठीक है। और जो यूके का डाटा है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि पिछले साल या पिछले से पिछले साल ऑलमोस्ट 1 in 4, 25% जो पॉपुलेशन थी उनको मेंटल हेल्थ का कोई ना कोई प्रॉब्लम था। तो इतनी कॉमन है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि फिजिकल इलनेसेस ऑल टुगेदर जितनी कॉमन है, ऑलमोस्ट उतनी ही सिर्फ मेंटल इलनेसेस कॉमन है लोगों के अंदर। Got it. यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इग्नोर करेंगे तो उसकी कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो पेशेंट है वो पे करेगा, उसकी फैमिली पे करेगी, पूरी सोसाइटी पे करेगी, वो मुल्क पे करेगा। इसको अगर हम इसको एक्नॉलेज करेंगे तो हमारे ही फायदा है, अगर हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो उससे फैक्ट बदल नहीं जाएगा। Got it. ऐसे ही एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, इंटरेस्टिंग वन। वैसे तो आपने कवर कर दिया कि ये इक्वल है हर जगह, लेकिन क्या जो इसका जो रुझान है जो मेंटल इलनेस का, क्या ये इमिग्रेंट्स में ज्यादा पाया जाता है, वो लोग जो कि माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं? ओके, ये भी बात अक्सर लोगों के जहन में आती है और बड़ी कॉमनली डिस्कस होती है और इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है जी। और जो उससे यही वाज़ेह होता है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। ओके। अब मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का, डिप्रेशन का नहीं यूज़ कर रहा। इसके अंदर सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें डिप्रेशन कॉमन है, एंजाइटी कॉमन है, उसके अलावा जो शिज़ोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर आवाज़ें सुनती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, साइकोसिस जिसे बोलते हैं आम ज़बान में। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो शरह है या रिस्क है इमिग्रेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। ठीक हो गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है, जिसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरली इसकी जो वजूहात हैं वो एक तो यही है कि एक बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से, अफ्रीका से आता है यूके में, एक तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है कि मैं एक नई जगह पे आया हूँ, मैंने अर्न करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, यहाँ पे करियर बनाना है। उसके बाद स्ट्रेस में है और उसको वो स्ट्रेस शेयर करने के लिए कोई इसको काबिल एतमाद
दोस्त या एक कम्युनिटी या सोशल सर्कल उसको नहीं मिलता, ठीक है। तो उसको अपने एंजाइटीज, अपनी वरीज वेंट करने का कोई अच्छा एक उसे एवेन्यू नहीं मिलता, जिसकी वजह से सारी चीजें बिल्डअप होती हैं हमारे अंदर ही अंदर, वो जिसे कहते हैं अंदर ही अंदर खोलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस हो गया, ये जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, ये बिल्डअप होता है और उसको कोई हमें इमिग्रेंट्स को पास मौके कम होते हैं एज कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। हम इसके एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में भी अगर कोई बाहर वाले मुल्क से कोई बंदा आता है जिसकी लोकल कम्युनिटी में सपोर्ट कम है, तो ऑब्वियसली उसका भी रिस्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोकल पाकिस्तानी पीपल। और जो ओवरऑल जो सारी इलनेसेस हैं वो इमिग्रेंट्स में ज़्यादा होती हैं। उसकी मेन वजह यही है कि ये एक बहुत बड़ा एक एंजाइटी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो उनकी लाइफ में होता है, इमिग्रेशन, जिसकी वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने 2 टर्म्स यूज किए हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो डॉक्टर साहब, व्हाट्स द डिफरेंस, इन दोनों में फर्क क्या है? कैसे पता लगेगा किसी बंदे को एंजाइटी है या किसी बंदे को डिप्रेशन है? एक तो आम बंदे को इतना ना इसको टीज अपार्ट करने की जरूरत नहीं है आम बंदे को। अगर एक आम बंदे को कोई ज़हनी बीमारी की अलामत होती हैं तो उसको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, इसके गहराई में जाए बगैर के एंजाइटी या कि डिप्रेशन है। लेकिन डिस्कशन के लिए जो डिप्रेशन है, इसका जो मेन अलामत होती है वो होता है मूड का लो होना, कि सारा टाइम उदास रहना। ठीक है। और जो चीज़ें पहले खुशी देती थी उनकी चीज़ों के होते हुए भी खुशी ना हासिल होना, हर टाइम थके हुए रहना, नींद का मुतासिर होना, और किसी चीज़ को करने की हिम्मत ना होना, और सीवियर केसेस के अंदर ऐसे ख्यालात आना कि जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। ये आमतौर पे डिप्रेशन की अलामत है। जो एंजाइटी है ये भी एक ग्रुप ऑफ इलनेसेस है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं। लेकिन आमतौर पे एंजाइटी के अंदर उदास नहीं होता आदमी, उसके अंदर एक बेचैनी होती है, उसके अंदर एक कोई चीज उसको परेशान कर रही होती है सारा टाइम के देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये उसका मेन अलामत होती है। लेकिन उसके फिर आगे बहुत सारी सब टाइप्स हैं। इसकी बहुत कॉमन टाइप है ओसीडी, आपने नाम शायद सुना उसका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्लीनिंग का गया। हाँ, इसकी क्लीनिंग बहुत कॉमन होती है लोगों के अंदर, बिल्कुल। तो ये उसकी एंजाइटी एक टाइप है। इसके अलावा फोबिया होता है कि बाद लोग कहते हैं हम तंग जगहों पे नहीं जा सकते, बाद लोग कहते हैं हम लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, या ये सारी ये वैसे बहुत कॉमन है। ये जो चीज है कि लोग जो है ना वो हजूम में जाने से डरते हैं, क्राउड में जाने से डरते हैं, या किसी को फ्लाइट फोबिया होता है। अब इसके अंदर जो आपने ये बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि ये हजूम में जाना से अगर कोई बंदा घबराता है या किसी तंग जगह पर जाने से कोई बंदा घबराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। ये नॉर्मल इमोशंस है हमारे, जो हम लोगों को भी जिंदगी में कभी ना कभी होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी खास किस्म के ज़हनी अलामात की वजह से हमारा डे टू डे की लाइफ मुतासिर हो और हमारा काम मुतासिर हो, घर के चीज़ें मुतासिर हो, तो फिर वो बीमारी के जुमरे में आती है। अच्छा, गॉट इट। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर एक दिन मेरा मूड उदास हो गया हूँ या एक दिन मुझे बेचैनी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ। हम इंसान हैं, हम मशीनें नहीं है। सब मशीन होती है जो एक 100% लेवल पे काम कर सकती है। हमारे कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ अच्छे दिन नहीं होते। किसी दिन जॉब पे जाने का दिल नहीं कर रहा होता, किसी दिन अकेले बैठने का दिल कर रहा होता है, तो नॉर्मल है, नॉर्मल। लेकिन अगर ये बेचैनी की कैफियत, उदासी की कैफियत 2-3 हफ्ते तक रहे हर रोज ऑलमोस्ट, और इसकी वजह से आपका काम मुतासिर हो, आपका घर मुतासिर हो और आपके सोशल जिंदगी मुतासिर हो, तो फिर ये बीमारी के जुमरे में आते हैं। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हाशिम भाई ने भी जो सवाल किया था पहले इमिग्रेंट्स से, उसी से एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि मतलब इमिग्रेंट्स के अंदर कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस कौन सी हैं? देखिए, जो मैंने पहले बताया इस तरह कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है, और इसके अलावा जो साइकोसिस है, साइकोसिस का मतलब ये है कि इसकी मिसालें आमतौर पर यह है कि लोग आवाज़ सुनाई देना कि जो नहीं है, चीज़ें दिखाई देना,
जी। या कुछ ऐसे दिमाग में वसवसे आना या ख्यालात आना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये भी चीज़ें इमिग्रेंट्स के अंदर ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल पॉपुलेशन। गॉट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली कि डिप्रेशन की अलामात क्या हैं और एंग्जाइटी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और जो आपकी सबसे अच्छी बात वो मुझे ये भी लगी है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी रोज़ आप उदास हैं या आपको जॉब नहीं मिल रही या कुछ है और आपका दिल वैसे ही खफा है, कुछ काम करने को नहीं कर रहा, इट डजंट मीन कि जी अब आप डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं और आप जाके जो है ना वो दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। सेम गोज फॉर एंग्जाइटी, जिस तरह आपने कहा कि फिर ये अगर आपकी डेली वर्क को रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर रही तो दैट मीन्स कि ये आपके इमोशंस आए हैं। अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करें एंड यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स। कब कब वो स्टेज आती है कि जहां पे लोगों को अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अच्छा यार अब ये बहुत हो गया है, ये अब नॉर्मल से कुछ हट के बात हो गई है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ओके, तो इसका ना मैं आपका जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला तो ये कि कब जाना चाहिए। इसके अंदर यही कि अगर जो अलामात हैं आपकी या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो परसिस्टेंट हैं, एवरी डे, ऑलमोस्ट ऑल डे होते हैं आपको सारी अलामात वो, और एटलीस्ट 2 हफ्ते तक रहती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम भी हो रही है डे टू डे लाइफ में, तो ये आपको लाजमी जाना चाहिए। ठीक हो गया। और जो दूसरी बात आपने की कि अगर जॉब नहीं मिल रही या स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं यहाँ पे, उनको कोई मसला है, उसकी वजह से वो परेशान है और वो अपने आप को वो आपने सैड फील कर रहे हैं। सैड फील किया और आपने कहा अपने आप को वो पता नहीं मेंटली स्ट्रांग करें, इस तरह का नहीं, कुछ वो समझ रहे हैं कि यार हम डिप्रेस हो चुके हैं, हमें डिप्रेशन की बीमारी हो गई है और अब हमें जाके एंटी डिप्रेसेंट लेने चाहिए। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन होने के या एंजाइटी होने के। ठीक है। नंबर 1 इमिग्रेशन इटसेल्फ, कि वो इमिग्रेट होके आए यहाँ पे। इसके साथ उनके सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि यहाँ पे लो उनकी सोशल सपोर्ट है, नया कल्चर है, नई ज़बान है, उनको कुछ नहीं आता। अगर इसके साथ उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया। उसके बाद उनको एजुकेशनल प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, तो उनको रिस्क ज़्यादा है ठीक है डिप्रेशन डेवलप होने का। अगर उनको इन हालात में 2-3 हफ्ते उनका सारी अलामात होती हैं वो, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर इन हालात में उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उदासी हो गई, लेकिन बाद में वो ठीक महसूस करना शुरू हो गए, तो इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स हाँ, इट्स ओके। ठीक है। और ये जो बात होती है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें और हालात का मुकाबला करें, ये अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे का हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक उस बंदे की नज़र से चीज़ें देखें जिसको डिप्रेशन है, जी। अगर मुझे डिप्रेशन है मिसाल के तौर पे, और मुझे एक बंदा कहता है यार हौसला करो, अपना जो है हालात का मुकाबला करो, तो बड़ी स्टूपिड बात है लगेगी मुझे उसकी। ठीक है। तो इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, गॉट इट। क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे एक बीमारी है। अगर मुझे दमा है और मुझे आके कोई कहे हौसला करो, तुम क्यों लंबे लंबे सांस ले रहे हो, आराम आराम से सांस लो, तो ये मेरे चीज़ में कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। तो इसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। गॉट इट, गॉट इट।